नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का, और इसके बगैर तो जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसकी बात हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट लेकर आता है, एक बड़ा ही ज़बरदस्त घुमाव लेके आता है। तो ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है और हम इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं, हम इसको शुरुआत करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। अगर आप डायरेक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो आप गलत करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, क्यों आई है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इसके अंदर चेंज क्या है, उसको ठीक से समझने के लिए आपको पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को समझना होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंस, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को समझेंगे इस बढ़िया सी वीडियो में। इसमें आपको पूरे के पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे जो आप आराम से राइट डाउन कर सकते हैं, और बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि किसका मतलब क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ऑल को प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ, क्योंकि इनकी बात बार बार होती रहेगी पूरे चैप्टर में। तो अगर ये ही समझ में नहीं आए कि इनका मतलब क्या है तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो पढ़ते हैं भाई फिक्स कॉस्ट क्या होती है। देखिए, फिक्स कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। मतलब फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वॉल्यूम यानी कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती नहीं है, जितनी है उतनी ही रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट वॉल्यूम। मतलब आपने 10,000 यूनिट बनाए तब भी ये कॉस्ट उतनी ही रहेगी, आपने 50,000 यूनिट बनाए तब भी ये कॉस्ट उतनी ही रहेगी। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे रेंट हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। इस तरीके से जैसे आप चाहे 1 यूनिट बनाएं या फिर 1 लाख यूनिट बनाएं, आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा उतने का उतना। सो प्रोडक्शन लिमिट का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसी तरह से आपका काम चले या ना चले, प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, आपको सैलरी तो देनी है। इसी तरह से इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपको देना ही देना है। जैसे फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो गया, मशीन्स का इंश्योरेंस हो गया, तो ये प्रीमियम तो आपको देना ही देना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी आपका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, माल कितना बन रहा है, कितना बिक रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉस्ट जितनी है उतनी ही रहती है। फिर बात करें आगे, अगला है हमारे पास और वो है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और इसका दूसरा नाम है वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो हमारा चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग का, वो इस मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट पर ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है। पूरा का पूरा चैप्टर इस कॉस्ट के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो इसलिए आपको इन दोनों में फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन द वॉल्यूम्स ऑफ आउटपुट। मतलब जैसे जैसे आउटपुट वॉल्यूम चेंज होगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट घटती बढ़ती है। यानी आप ज़्यादा माल बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, आप कम माल बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम आएगी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट फॉर एन इकोनॉमिस्ट मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट वुड बी डिफरेंट। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स के अंदर जाकर इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को, तो इकोनॉमिक्स में ये दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर कॉस्टिंग के अंदर ये दोनों के दोनों जो हैं, यानी अकाउंट्स भी कह लीजिए, यहाँ पर ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। इट इज़ टू बी नोटेड दैट फॉर एन इकोनॉमिस्ट मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट वुड बी डिफरेंट बट फॉर एन अकाउंटेंट बोथ आर सेम। हमारे लिए ये सेम है, इको के अंदर ये दोनों अलग अलग होंगे। मार्जिनल कॉस्ट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट, वॉल्यूम कॉस्ट कहते हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या है? एग्जांपल है मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सेल कमीशन एक्सेट्रा।
सीधी सी बात है, आपको अगर ज़्यादा माल बनाना है तो आपको ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्ट लेबर की, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। तो अगर आपको ज़्यादा माल बनाना है तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, कम माल बनाना है तो कम कॉस्ट आएगी। तो ये जो आउटपुट लेवल के साथ घट बढ़ रही है कॉस्ट, वो है वेरिएबल कॉस्ट। ये किसी भी कैसी भी हो सकती है, ये आपके जैसे फैक्ट्री के अंदर भी हो सकती है, इसके अंदर ये आपकी फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। तो वो सब जो है उसे हम आगे देखेंगे किस तरह से ये डिवाइड होती है। और इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, तो अब हम उसे देख लेते हैं, वो है हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है इन दोनों का टोटल होता है। टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ द वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो कि नाम ही है इसका टोटल, तो इसमें ये दोनों जुड़ जाते हैं। दस टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ ऑल द इनपुट फैक्टर्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए आपकी जितनी भी जैसी भी कॉस्ट आती है वो सारी कॉस्ट आप जोड़ लीजिए, टोटल कर लीजिए, तो उससे बन जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। और इसमें ये दोनों ही आएंगी। फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, टीसी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और एक छोटी सी बात और मैं बता दूं जो यहाँ पर लिखी नहीं है, आप लिख लीजिए कि जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, ये लाइन आपके काम आएगी बाद में, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है वैसे वैसे जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होते जाती है और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो सेम रहती है। जी हाँ, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है ये कम होती चली जाती है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम रहती है जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ये बात हो रही है पर यूनिट कॉस्ट की। टोटल में तो फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट में जो है वो घटती चली जाती है। अब ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, तो उसके लिए आप टोटल फिक्स कॉस्ट को, ये जो भी टोटल फिक्स कॉस्ट है, इसे आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि जितना माल बनाया आप उतने यूनिट से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो उतनी ही रहती है, प्रोडक्शन लेवल के साथ घटती बढ़ती है। अब इसी को अगर हम देखें अपने एक डायग्राम के साथ, तो वो डायग्राम जो है इस तरीके से बनता है। देखिए ये जो डार्क ग्रीन लेवल है, ये डार्क ग्रीन कलर में आपको मिल रही है फिक्स कॉस्ट। मतलब आप प्रोडक्शन लेवल चाहे इतना बनाइए या आप इतना माल बनाइए या फिर इतना माल बनाइए या कितना भी माल बनाइए, ये जो आपकी कॉस्ट है ये कॉस्ट उतनी की उतनी ही है। फिर यहीं से शुरू होती है आपकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इधर को बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये आपकी कॉस्ट देखिए बढ़ती जा रही है। फिर जब आप इन दोनों को टोटल कर देंगे तो फिर ये आपका बन जाएगा टोटल कॉस्ट वाला कर्व। ठीक है जी। तो ये जो लाइट ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, ये आपका जो है वेरिएबल वाला कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये डार्क ग्रीन वाला, ये आपका फिक्स कॉस्ट है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। तो ये डिफरेंस समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये आपको समझाया। अब इसके बाद आगे चले। अब सबसे पहले समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आखिर है क्या, क्योंकि इसके बाद ही समझ में आएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। तो सबसे पहला, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट टू द कॉस्ट यूनिट टू कैलकुलेट अ फुल कॉस्ट पर यूनिट रिगार्डलेस ऑफ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हों और उस टाइम पर हम सभी तरह की कॉस्ट, चाहे वो फिक्स कॉस्ट है चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट है, हम सभी को जोड़ के बताएं कि ये है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, तो उसको हम बोलते हैं, इस तरीके से कॉस्टिंग करने को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और दूसरे शब्दों में भी मैं इसको आगे समझाता रहूँगा। देयरफॉर इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द फुल कॉस्टिंग मेथड। इसीलिए इसको फुल कॉस्टिंग मेथड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सभी तरह की कॉस्ट जोड़ ली जाती है, सारी की सारी। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं करते एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में
हम कोई डिफरेंस नहीं करते कि ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पर हम सारी की सारी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं और कहते हैं जी ये बन गई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे और चलेंगे, समझेंगे तो आपको और क्लियर होएगा। द कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जनरली हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, वो कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है। सिर्फ एक ही एग्जांपल से समझाऊंगा क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि जैसे जो फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में। लेकिन जो ऑफिस में बैठा एम्प्लॉय काम कर रहा है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम नहीं दे रहा है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। मैं आपको फैक्ट्री का भी एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे फैक्ट्री के अंदर जैसे एक जो लेबर है जो डायरेक्टली मशीन पे काम कर रहा है उसको हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन फैक्ट्री में ही जैसे एक सुपरवाइज़र है वो दूर से खड़ा होकर सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है कि आपको अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये करना है, तो जो सुपरवाइज कर रहा है सिर्फ दूर से वो है इनडायरेक्ट लेबर क्योंकि वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, आई होप समझ गए होंगे। डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा यूज्ड इन प्रोडक्शन। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ये इस तरह की सभी चीज़ें आती है, मटेरियल, लेबर और दूसरे एक्सपेंसेस जो भी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हों। इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड फैक्ट्री रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो फैक्ट्री के दूसरे खर्चे आते हैं, जैसे रेंट का कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रोडक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अगर कोई आती है ऑफिस की तो वो, इंश्योरेंस का खर्चा, इनका कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रोडक्शन के अंदर। तो इसलिए इसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास, द कॉस्ट ऑब्जर्व्ड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जनरली हम क्या करते हैं, सारी कॉस्ट को दो भागों में बांट देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसमें होता क्या है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट है, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी इन्हीं के अंदर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ये कोई अलग चीज़ है, कॉस्ट तो वही है, हम सिर्फ उनको नेचर के वाइज डिवाइड करते हैं। यहाँ हम डिवाइड करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से, और यहाँ हम बात कर रहे हैं उनके फिक्स और वेरिएबल होने के हिसाब से। तो जैसा कि मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स वेरिएबल के हिसाब से डिवाइड नहीं करते हैं कॉस्ट को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हिसाब से ही डिवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो होता क्या है कि जो फिक्स और वेरिएबल वाली कॉस्ट है वो भी इन्हीं के अंदर काउंट हो जाती हैं। तो एक्चुअल में छोड़ते हम कोई भी नहीं है, सिर्फ बांटने का तरीका अलग है। इसके बाद फिर अगला है हमारे पास, इन दिस मैथड द फिक्स कॉस्ट ऑल्सो चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने कहा कि फिक्स वेरिएबल सब इनके अंदर ही इंक्लूड है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि फिक्स कॉस्ट को भी प्रोडक्शन के अगेंस्ट चार्ज कर दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स कॉस्ट को भी जोड़ दिया। आई रिपीट, इसको आप यहीं पर ही समझ लीजिए, फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्शन के अगेंस्ट चार्ज करने का मतलब ये होता है कि कॉस्ट कैलकुलेशन के टाइम पर फिक्स कॉस्ट को भी जोड़ लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया है। वेरिएबल को तो जोड़ा ही है, साथ में कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को भी जोड़ लिया गया है। देयरफॉर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज विद इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। इसीलिए मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो फिक्स कॉस्ट कम होती जाती है। तो क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने पर, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन बढ़ाने पर जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होती चली जाती है, इसीलिए टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी कम होती चली जाती है। आई रिपीट, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाती है, इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो है वो कम होती चली जाती है। क्योंकि टोटल कॉस्ट पर यूनिट
उसके अंदर सिर्फ दो ही तो हिस्से हैं, एक तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो तो सेम रहती है और जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होती चली जाती है। तो इसका जो नेट इम्पैक्ट आता है टोटल कॉस्ट पर यूनिट पर वो ये आता है कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाती है। मेरी इन बातों को आप रिपीट करके बार बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद अगला है द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज स्पेसिफाइड इन द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको गैप बोलते हैं, फॉर रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंट्स अंडर वेरियस स्टैट्यूट्स लाइक इनकम टैक्स रिपोर्टिंग। अब यहाँ पर हमें दो तरह के सिस्टम एक तरह से देखने को मिल रहे हैं कि एक तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से बांटना और फिक्स और वेरिएबल के हिसाब से बांटना, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट को भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ लेते हैं। तो ऐसा किया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम गैप को फॉलो करते हैं। गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, आपने अकाउंट्स में ज़रूर पढ़े होंगे। तो जो इनकी रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट कहती है आप सारी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ो और उसी के हिसाब से अकाउंटिंग होगी, उसी के हिसाब से टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगी। तो इसलिए इस तरीके को फॉलो किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इसका फॉर्मेट एक्चुअल में होता क्या है, इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए ये इसका फॉर्मेट है, तो मैं अपने आप को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, अब सब कुछ देखेगा। देखिए कैसे करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। ये इनकम स्टेटमेंट है, ये हमारे पास सेल होती है और फिर ये हमारे पास ये सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर मैं आपको शॉर्टकट में कहूँ कि ये पूरी की पूरी कॉस्ट शीट है, ये बिल्कुल वही पूरी की पूरी कॉस्ट शीट है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं कॉस्टिंग के अंदर, जिसे हमने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में भी पढ़ा है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के चैप्टर में पढ़ा है और सिंगल कॉस्टिंग के चैप्टर में भी पढ़ा है। ये वही नॉर्मल, ये वही कॉस्ट शीट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो देखिए अगर आपको कॉस्ट शीट आती है तो आप समझ ही जाएंगे कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास ऐसे करके ये कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फिर देखिए वेरिएबल वाली भी ले ली, फिक्स वाली भी ले ली, सारी ले ली, ठीक है ना। इससे बन गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर यहाँ पर हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जो कि फॉर्मेट के हिसाब से होता ही है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? प्रीवियस ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, पिछले साल की, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है तो पिछले साल से ही आया है, या यही कह सकते हैं कि पिछले पीरियड से आया है। फिर हमारे पास है लेस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि आप जानते हैं फिनिश गुड का। तो ये किस पर होता है? ये है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ करंट पीरियड, जो अब इस साल की, जो इस बार की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, ये उसके हिसाब से कैलकुलेट होती है। तो इसे भी ऐड करने के बाद हमारे पास बन जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर हम इसमें से ऐड या लेस करते हैं क्या? अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब देखिए ये इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जो फिक्स कॉस्ट होती है उसी का ही पंगा होता है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का। या तो वो फिक्स कॉस्ट कम ले ली या फिर वो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा ले ली गई है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे पिछली बार की आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक होता है, पिछली बार का क्लोजिंग था, इस बार का वो ओपनिंग हो गया, तो उसके अंदर भी पिछले साल की जो फिक्स कॉस्ट है वो इंक्लूड होकर आ गई है ना। तो जब वो ऐड होकर आ गई है तो क्या होता है, जो फिक्स कॉस्ट है वो कई बार तो ज़्यादा ले ली जाती है और फिर कई बार जो है वो कम ले ली जाती है। तो उसको भी हम यहाँ पर एडलेस करते हैं। एक्चुअल में ये अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक बनता है, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का। तो इस चीज़ को अगर वहीं पर ही समझेंगे तो बढ़िया रहेगा। अभी हम सिर्फ फॉर्मेट समझ रहे हैं, जब इसको हम प्रैक्टिकली अलग से पढ़ते हैं तो तब ये चीज़ अच्छे से समझ में आती है। तो इसके बाद हम ऐड करते हैं, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी ऑफिस वाली और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली। तो ये हम इस तरह से देखिए सारी कॉस्ट को ऐड करके आए तो ये हमें मिल गई टोटल कॉस्ट। अब हमने क्या करा, इस सेल में से ये टोटल कॉस्ट माइनस की और हमें मिल गया सिंपल सा प्रॉफिट। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि आप सारी की सारी कॉस्ट जोड़ लीजिए और उसको सेल में से माइनस कर दीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यह है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, अब ये हमने समझने की कोशिश की कि ये होता क्या है।
अब हम आगे देखते हैं कि आखिर इसकी कमियां क्या हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ कमियां हैं, तभी तो हम आगे एक नए टॉपिक पर जाएंगे जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या कमियां हैं जो हमें ज़रूरत पड़ी मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी पहली कमी हम कि इसमें क्या कमी है। भाई ये कहता है डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो ना तो हम ठीक से कंपेयर कर पाते हैं और ना ही हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते। तो ये ऐसा क्यों कह रहा है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन लेवल ऑफ आउटपुट। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो टोटली डिपेंड करती है कि प्रोडक्शन कितना हुआ, आउटपुट कितना हुआ। सो डिफरेंट यूनिट कॉस्ट आर ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो होता क्या है, जैसे आपने अलग अलग तरह के लेवल पर अपनी कॉस्ट कैलकुलेट की है, 10,000 यूनिट पर कैलकुलेट की वो अलग आई, 15,000 यूनिट पे कैलकुलेट की वो अलग आई। तो अब आप इनको ना कंपेयर नहीं कर सकते। एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट नॉर्मली रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड यूनिट कॉस्ट एंड वाइस वर्सा ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे हम आउटपुट वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन को हम बढ़ाते हैं, तो होता क्या है, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है। क्यों कम होती चली जाती है वो बताता हूँ अभी। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को घटाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लिखा है वाइस वर्सा। ये इसलिए होता है क्योंकि उस कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। अब ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दिस मेक्स कंपैरिजन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट डिफ़िकल्ट। तो इसकी वजह से जो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो पीरियड कॉस्ट होती है, एक्चुअल में एक पर्टिकुलर पीरियड की होती है। जैसे रेंट है, अब जो रेंट है तो वो जैसे 1 महीने का रेंट होगा, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेंट है वो 1 साल का, एक पर्टिकुलर साल का रेंट होगा। अब उस कॉस्ट के हिस्से को अगले साल लेके जाना सही नहीं माना जाता है। इसको हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, ये रिपीट होगा। नॉट हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन। देखिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए इसको अच्छा नहीं माना जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। और वो डिसीजन जैसे कि सच एज सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स। कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो कौन से प्रोडक्ट को कितना बनाए, तो यहाँ पर ये डिसीजन लेना होता है। वेदर टू मेक और बाय, किसी मशीन को, किसी प्रोजेक्ट को खरीदे या उसको किराए पे ले ले, रिलीज़ पे ले ले, ये डिसीजन लेना होता है। चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स, एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, जैसे मशीनें अवेलेबल हैं या कुछ भी, तो उनमें से कौन सा चुनना है। द मिनिमम प्राइस टू बी फिक्स्ड ड्यूरिंग द डिप्रेशन। जब मार्केट डाउन होती है, जब डिप्रेशन होता है, उस टाइम पर कितना मिनिमम सेलिंग प्राइस रखा जाए। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट। एक पर्टिकुलर प्रॉफिट एक्वायर करने के लिए हमें कितनी यूनिट बनानी चाहिए या बेचनी चाहिए। तो इससे इस तरह के बहुत सारे डिसीजन होते हैं। वो डिसीजन लेने में जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर भी रीज़न जनरली वही बनता है, फिक्स कॉस्ट वाला। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आ रहा है वीकनेस, वो ये है वाइटिएटेड कॉस्ट। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अ पोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक को लेकर जाते हैं अगले साल के लिए, जैसे ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो वो तो पिछले साल की फिक्स कॉस्ट को भी अपने साथ में लेके आ गया। बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो जैसे 2020 में 20 का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था, 2021 के अंदर आके वो ओपनिंग स्टॉक बन गया, और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर पिछले साल का रेंट एज अ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी जो कॉस्ट है जनरली वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो वाली कॉस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड हो गई। तो जो कॉस्ट होती है वो आपको असली कॉस्ट, असली पिक्चर वो आपको नहीं बताती है, क्योंकि अब इसके अंदर क्या होगा, पिछले साल का रेंट भी इंक्लूड होगा, पिछले साल के जो फिक्स कॉस्ट हैं वो भी इंक्लूड होंगे। इसके बाद है जी फिक्स कॉस्ट इंक्लूजन इन कॉस्ट नॉट जस्टिफाइड। मैनी अकाउंटेंट्स आर्ग्यू दैट
fixed manufacturing, administration and selling and distribution overheads are period cost. कई अकाउंटेंट हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग की फ़िक्स कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन की फ़िक्स कॉस्ट है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की फ़िक्स कॉस्ट है, ये जो है ये पीरियड कॉस्ट है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कॉस्ट है ये। एंड डू नॉट प्रोड्यूस फ्यूचर बेनिफिट, और इससे भविष्य में आने वाले भविष्य में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ये जिस पीरियड की सपोज सैलरी होगी जैसे इन सारे एम्प्लॉयज़ की, तो जिस पीरियड सपोज जिन 6 महीने में जिस 1 साल में इन्होंने काम किया, तो ये उस 1 साल की ही तो सैलरी है, और इसका जो भी बेनिफिट आया होगा इस 1 साल के अंदर ही आया होगा, तो इसका जो बेनिफिट है वो आने वाले सालों में भी कोई नहीं मिलता। एंड देयरफॉर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए ये जो फिक्स कॉस्ट है इनको प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे 4 लिमिटेशंस हो गई। अभी आगे हमारी और लिमिटेशंस हैं और हम वो लिमिटेशन भी देखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर 5 है एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। देखिए, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड्स इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कोई भी यूनिफॉर्मिटी मेथड नहीं है, मतलब एक जैसा मेथड अप्लाई नहीं होता है कि जो हमारे ओवरहेड्स हैं यानी खर्चे हैं उनको किस तरीके से बिजनेस के अंदर अप्लाई करा जाए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर। यानी कोई किसी एक्सपेंस को कैसे काउंट कर लेता है, कोई किसी एक्सपेंस की कैसी ट्रीटमेंट कर लेता है। द वैलिडिटी ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट डिपेंड ऑन करेक्ट अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसी होगी, उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसका जो सही होना है, वो इस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो ओवरहेड्स है, उसके जो खर्चे हैं, उनका अपोर्शनमेंट सही हुआ है या नहीं, यानी उनको ठीक से बांटा है या नहीं। जैसे आप उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांटेंगे, फिक्स वेरिएबल में बांटेंगे, तो वो ठीक से बांटा है कि नहीं बांटा है, ये इस पर डिपेंड करता है कॉस्ट आपकी ठीक से कैलकुलेट होगी या नहीं। बट इन प्रैक्टिस मैनी ओवरहेड कॉस्ट आर अपोर्शन बाय यूजिंग आर्बिट्रेरी मेथड्स। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकली, सब अपने जो मर्जी तरीके से इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर बांटते रहते हैं, विच अल्टीमेटली मेक द प्रोडक्ट कॉस्ट इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो सही कैलकुलेट नहीं होती है या फिर वो विश्वसनीय नहीं होती है। नॉट हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट भी इससे नहीं बनाया जा सकता। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जैसा कि मैंने कई बार कह दिया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आधार पर किया जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट विदाउट मेकिंग दिस डिस्टिंक्शन। और जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो वहाँ पर तो हमको फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से बांट कर ही बजट बनाना होता है। तो जब यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल के हिसाब से बांटते ही नहीं हैं तो फ्लेक्सिबल बजट बन कैसे जाएगा, मतलब उसका जो बेस ही नहीं है हमारे पास, तो हम जो फ्लेक्सिबल बजट है वो यहाँ पर नहीं बना सकते। इसके बाद मैं यहाँ ऊपर आ जाता हूँ, कॉन्ट्रेरी टू प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए, ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो क्या करता है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द अकाउंट्स आर रिलेटेड नॉट ओनली टू सेल्स बट ऑल्सो टू प्रोडक्शन। कि जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होना है तो वो क्या होता है, वो सिर्फ सेल से संबंधित नहीं होता, प्रोडक्शन से भी संबंधित होता है। इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन विच इज़ अनसोल्ड, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है उसको भी इसी में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप याद कीजिए अपना P&L, तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी सेल आती है क्रेडिट साइड में, यानी जो पैसा आपका पास अब आ जाएगा, ठीक है, या तो आ गया या फिर आ जाएगा, क्योंकि वह अक्रूवल बेस पर होता है। और वहीं पर ही क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। तो ये भी वही बात हुई, क्लोजिंग स्टॉक क्या अभी बिका तो है नहीं, चलो सेल फिर भी सेल है, सेल हो गई, मान लेते हैं उनका पैसा आ जाएगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में रखने का क्या मतलब है, इसका मतलब तो ये है कि ये भी बिक जाएगा जबकि वो बिका तो है नहीं, और फिर इन दोनों को मिला के इसमें से सारे खर्चे माइनस करके प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो आप तो ये कह रहे हैं कि ये माल बिक जाएगा, उसको आपने वैसे कंसीडर कर लिया जैसे बिक गया। तो यहाँ पर क्या है, सेल जो कि बिक गया और क्लोजिंग स्टॉक जो कि नहीं बिका, ये दोनों एक जैसे मान रहे हैं हम।
इन दोनों की ट्रीटमेंट आपने सेम कर दी, तो ये गलत है। ये दिस इज कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल। अब एक प्रॉफिट का प्रिंसिपल है, तो ये उसके खिलाफ है। वो क्या है? प्रॉफिट्स आर मेड नॉट एट द स्टेज व्हेन प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। प्रॉफिट तब नहीं बन जाता जब आपने माल बनाया, बट ओनली व्हेन दे आर सोल्ड। बल्कि प्रॉफिट तो तब बनेगा जब वो माल बिकेगा। तो जो ये काम करता है, जो मान के चलते हैं अपने आधारभूत नियम, वो इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास इन्फ्लेटेड प्रॉफिट। अब ये उसी से संबंधित है जो मैंने आपको अभी बताया। प्रॉफिट्स कैन बी इन्फ्लेटेड बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाकर प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज ऑन रेजिंग प्रोडक्शन लेवल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज। क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने से कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है वो भी आपको पता चल गया होगा। ड्यू टू फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि उसके अंदर जो कॉस्ट होती है उसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो यानी कि अगर जैसे आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना है तो आप क्या करो, आप बहुत सारा प्रोडक्शन कर दो, उससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी और आपका माल बिके तो वो भी क्रेडिट साइड में जाएगा, आपका माल बच जाए वो भी क्रेडिट साइड में जाएगा, और उन दोनों को मिला के उसमें से आप सारी कॉस्ट माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये सब थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की लिमिटेशंस। आइए अब देखते हैं कि आखिर ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है, ये आखिर में है क्या। सबसे पहले देखते हैं ये मार्जिनल कॉस्टिंग इज द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट यूनिट्स एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ द पीरियड आर रिटर्न ऑफ इन फुल अगेंस्ट द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूँ कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या हो रहा था कि सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकाल रहे थे, और दूसरे शब्दों में जो सारी कॉस्ट थी, किसी भी तरह की कॉस्ट है, फिक्स और वेरिएबल, वो सारी की सारी हम प्रोडक्शन कॉस्ट में जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट यूनिट। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही हम कॉस्ट के अंदर जोड़ेंगे, और जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम फिर फिक्स कॉस्ट का क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट का सिंपली हम ये करेंगे कि पहले तो हम सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, उससे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर एक प्रॉफिट माना जाता है। फिर इस कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिर आएगा हमारे पास प्रॉफिट। तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा और आगे चल के और क्लियर होगा। द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन द वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस करते हुए ये देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉफिट के ऊपर, जैसे जैसे हम प्रॉफिट वॉल्यूम को चेंज करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन को हम घटाते हैं बढ़ाते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट तो देखिए कोई आता ही नहीं है, क्योंकि आप चाहे प्रोडक्शन 1 बनाओ या आप प्रोडक्शन 10,000 यूनिट बनाओ, तो रेंट तो उतना ही जा रहा है, तो उस रेंट का तो प्रोडक्शन के ऊपर कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। इम्पैक्ट किसका है, वेरिएबल कॉस्ट का। तो इसलिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के इम्पैक्ट को हम चेक करते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन लेवल घटने बढ़ने के साथ साथ। अब यहाँ पर अगली बात इसमें इम्पॉर्टेंट, ये सब इसके नाम है। डायरेक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, कंपैरेटिव कॉस्टिंग, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग आर यूज्ड मोर और लेस सिनोनिमसली विद मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मोर और लेस,
यानी कि ये जो इतने तरह की कॉस्टिंग के नाम यहाँ पर लिखे हैं, ये कुछ लगभग जैसे मान लीजिए मार्जिनल कॉस्टिंग के जगह पर इसके नाम भी इस्तेमाल करे जाते हैं, जबकि इनमें कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ना डिफरेंस हो सकता है, सभी बिल्कुल एकदम इक्वल नहीं है। जैसे आगे चल के इनमें डिफरेंस भी आ जाता है डिफरेंशियल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, तो ये लगभग से सेम जैसे ये नाम एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब है कि इसका फॉर्मेट क्या है। जैसे हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट देखा, तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट क्या है उसे भी हमें देखना होगा। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट है वो ये रहा आपके सामने। अब ये डिफरेंस आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर फ़र्क क्या है। देखिए जैसे वहाँ पर सेल थी, यहाँ पर भी सेल ही है। अब सबसे पहले क्या हुआ, अब मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ हम सबसे पहले लेंगे सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ हम कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं लेंगे। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फैक्ट्री हो गई, ऑफिस हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आप सब में से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट निकाल लीजिए बस। जैसे ये रहा, फैक्ट्री में से डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, देखिए वेरिएबल कॉस्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो इनको जोड़ लिया तो बन गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन अगर हम देखें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या था, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट भी थी, तो यहाँ पर वो नहीं आएगी। फिर आपने पहले सेम है बिल्कुल, ओपनिंग ऐड क्लोज, फिनिश गुड का हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग जो है उसे हम लेस करते हैं। ओपनिंग वाला ऐड करते हैं, क्लोजिंग वाले को हम लेस करते हैं। लेकिन कैलकुलेशन में फ़र्क है। वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट, चलिए ये तो सेम है, ये पिछले वाला बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर चेंज आ गया है। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर भी है तो करंट का ही, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी यहाँ पर करंट होता है, ये है भी करंट का ही। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करंट की टोटल कॉस्ट होती है, यानी कि फिक्स और वेरिएबल दोनों मिला के। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। फिर वही मिल जाता है हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं वेरिएबल। देखिए सिर्फ वेरिएबल, ऑफिस की सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की सिर्फ वेरिएबल चल रही है। इसके बाद क्या मिल गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। और फिर इसके बाद हमने ऐड करी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी कॉस्ट, तो ये सारी जोड़ ली। यहाँ तक कि ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट ही है, ये जितनी भी है सारी ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब इस सारी की सारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हमने सेल में से माइनस किया, तो हमें क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन, सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो आप चाहे तो ये वाली को, इसको ये हटा सकते हैं, ये शायद इसमें ज़्यादा लिख गया है ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्योंकि ये तो यहीं पर ही आ गया। तो आप सिर्फ इसे ही रखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, और फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन, सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये जो कंट्रीब्यूशन है इसे भी एक तरह का प्रॉफिट ही बोला जाता है हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग में। और फिर माइनस करेंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट माइनस होगी और सभी डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट माइनस होगी, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे ऑफिस हो, एडमिन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो। तो पहले ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट, और फिर उसके बाद ये सारी की सारी फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे, उससे हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा कि डिफरेंस ये इसके अंदर है क्या, फॉर्मेट्स को देखते हुए। अब बात करते हैं कि अगर आपको थ्योरी में लिखना हो कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस किस तरीके से होगा वो भी मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा डिफरेंस है, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत से बनाया है, पूरी वीडियो ही बड़ी मेहनत से बनाई है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास मीनिंग है। अब मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया कि यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है उसको हम पूरी की पूरी सारी कॉस्ट उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अपोर्शनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सारी की सारी कॉस्ट हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक। ये एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है क्योंकि इसका इस्तेमाल डिसीजन लेने के लिए ही किया जाता है। ये इसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है डिसीजन लेने के लिए। फॉर असरटेनिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। कॉस्ट रिकॉग्निशन के कॉस्ट को रिकॉग्नाइज पहचानते कैसे हैं, उसको नाम क्या देते हैं।
बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कंसीडर्ड फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को हम प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए जोड़ देते हैं। एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी हो तब भी और स्टॉक की वैल्यूएशन करनी हो तब भी। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जोड़ लेंगे वही हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाएगी। वाइल फिक्स कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज पीरियड कॉस्ट, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है उसको पीरियड कॉस्ट की तरह काउंट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है पीरियड कॉस्ट। फिर है ओवरहेड्स क्लासिफिकेशन, उनको बांटते कैसे खर्चों को, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने कॉस्ट शीट बनाई तो आपने देखा होगा हमने सारे एक्सपेंसेस को इन कैटेगरी में ही बांटा है। सबसे पहले प्रोडक्शन, उसका हम ले लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो सारा का सारा इनडायरेक्ट ही है, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सारा का सारा इनडायरेक्ट ही है। तो इसी तरह से हम बांटते हैं। फिर लेकिन यहाँ पर हम सबको बांटते हैं फिक्स एंड वेरिएबल, हर खर्चे को बांटेंगे फिक्स और वेरिएबल के आधार पर। प्रॉफिटेबिलिटी, ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ फिक्स कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी गेट्स अफेक्टेड। ये भी मैंने आपको पिछले थोड़े मिनटों पहले आपको समझाया है। फिक्स कॉस्ट इंक्लूड होती है कॉस्ट के अंदर, इस वजह से प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी इज मेजर्ड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम निकालते हैं पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। और आप इसमें यह भी जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। कॉस्ट पर यूनिट, द कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूसेस as the production increases, fixed cost per unit reduces whereas the variable cost per unit remains same। ये भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे जैसे हम टोटल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उससे जो कॉस्ट पर यूनिट है वो गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम। देखिए यहाँ पर तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट गिर रही थी, लेकिन यहाँ पर टोटल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन एज इट इज़ वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि चाहे आप जितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लें या घटा लें, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो सेम ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट होती है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहती है। हाइलाइट्स, यहाँ पर हाईलाइट रहता है नेट प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, लेकिन यहाँ पर हाईलाइट होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको बार बार कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट होता ही है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन को भी प्रॉफिट माना जाता है। और जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तभी हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, लेकिन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाता है। ये इतना ज़्यादा एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं ऐसे वेरिएबल कॉस्ट को पहले कवर करने के लिए? वेरिएबल कॉस्ट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक सब्जी वाला है, तो अब उसकी भी दो तरह की कॉस्ट है। जो उसकी सब्जी है वो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, जो उसकी रेडी का खर्चा है वो उसकी फिक्स कॉस्ट है। तो पहले वो क्या सोचेगा, जैसे कि भाई पहले मेरी सब्जी बिक जाए तो पहले मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए। तो यहाँ पर पहले वेरिएबल कॉस्ट को जल्दी कवर करने की कोशिश की जाती है, फिक्स कॉस्ट तो बाद में कवर हो जाएगी। फिर ये है कॉस्ट डेटा। कॉस्ट डेटा रिप्रेजेंटेड इन कन्वेंशनल वे, यानी कॉस्ट को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो इसको पुराने तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से ही प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कैसे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंटेड टू आउटलाइन टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। यहाँ पर इस तरीके से शो किया जाता है कि हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन भी नज़र आए, पता चले कि कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये डिफरेंस था यहाँ पर हमारे पास, और ये मैंने बहुत कोशिश करके ये आपके लिए वीडियो बनाई है जिससे आप जो है अच्छे से, ये आपको थ्योरी भी मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ सके, और आप जितना भी एग्ज़ाम देंगे पूरे इंडिया के अंदर वहाँ पर ये सब आपके काम आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। अगर आपके कुछ कहना चाहते हैं, आप कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके मैक्सिमम अपने यार दोस्तों को पढ़ाइए, सबको शेयर कीजिए ताकि सबको इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। और इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।